नमस्कार। अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। अटेंशन में आज बात करेंगे बीजेपी के मंगल की। देश के 14 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। कुछ राज्यों में ये चुनाव बीजेपी के लिहाज से निराशाजनक रहा तो कहीं कांग्रेस की बल्ले बल्ले रही। पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला तो वहीं हिमाचल की जनता ने भी कांग्रेस के पक्ष में खुलकर मतदान किया। हालांकि मध्य प्रदेश से बीजेपी मुख्यालय को खुशी की मिठाई धनतेरस के गिफ्ट के तौर पर भेजी गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस को सीधे सीधे नकार दिया। यहां 2023 का सेमीफाइनल बीजेपी ने 3-1 से जीत लिया है। बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट के साथ ही पृथ्वीपुर और जोवट विधानसभा सीट में भी जीत दर्ज की है और कांग्रेस की झोली में सिर्फ रैगांव विधानसभा सीट गई। जीत के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में धनतेरस की पूजा हुई, आतिशबाजी की गई, नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई तो कांग्रेस कार्यालय में मायूसी का माहौल देखा गया। सोशल मीडिया पर अक्सर बीजेपी सरकार को घेरने वाले पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीसीसी कार्यालय तो छोड़िए, सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली। तो दूसरी तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक पुराने ट्वीट पर रीट्वीट कर हमला करती नजर आ रही है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं भाजपा के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। हमारे साथ जुड़ना था चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी को भी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। शायद वो गम में होंगे हार के कारण। सूर्यकांत जी, आप भी खूब मजा लेते हो। 3-1 से बीजेपी जीत गई तो जो लोग एक सुगुफा छोड़ते थे कि शिवराज जी की विदाई होने वाली है, शिवराज जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका डंका भी बजेगा, लोकप्रियता में कमी नहीं आई। कैसे देखते हैं इस पूरे परिणाम को आप? सूर्यकांत जी, चलिए, सूर्यकांत जी किसी कारणों से डिस्टरबेंस आ रहा है। तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बधाई हो पहले तो आपको 3-1 से। ब्रजेश जी, सबसे पहले आपको धनतेरस दीपावली की बधाई देता हूँ। आपको भी सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई तो आपको 3 जीत की भी। लेकिन रैगांव कैसे हार गए, जहां 1977 से जनता पार्टी का कब्जा था और भाजपा की परंपरागत सीट थी। कांग्रेस सिर्फ 2 बार जीती थी, आपसे छीन ली। हाँ, उस पर भी चर्चा कर लेंगे ना भाई साहब जी, क्या कारण रहे? सवाल करिए, आपका सवाल फिर दोहरा दें। क्या कारण रहे कि रैगांव जो आपकी परंपरागत सीट थी, कांग्रेस सिर्फ 2 बार जीती थी, आपसे छीन ले गई? इतना अच्छा माहौल जब था। 100 प्रकार की चर्चाएं होंगी। हारने के 100 कारण होते हैं, जीतने के भी 100 कारण होते हैं। पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय ब्रजेश जी, जो मेरा अपना कहना है, यदि इस पर ईमानदारी से चिंतन करेंगे तो आप भी पाएंगे मैं अपनी जगह सही बोल रहा हूँ। एक्चुअल में रैगांव विधानसभा मेरे जिले की विधानसभा है। मेरी 17 विधानसभा के ठीक बगल से लगी हुई है, बॉर्डर है दोनों का। ये रैगांव में कांग्रेस हमेशा तीसरे नंबर पर रही। जो आप 77 से जिक्र कर रहे हो, एक्चुअल में दे आर नॉट वन इन फाइट। भविष्य में पिछले 4-5 चुनावों से तीसरे नंबर पे चली गई। 77 में तो रही, उसके बाद रही 80-85 तक, पर उसके बाद ये 3rd नंबर में चली गई और वहां की नंबर 2 की पार्टी हो गई बीएसपी जी। और बीएसपी का वहां बड़ा कैडर बना और वहां लगभग अनुसूचित जाति का 30,000 वोट है जी। फिर कुशवाहा समाज का, जिसके नेता रहे सुखलाल, अब स्वर्गीय हो गए, वो माने वो वोट था वहां लगभग 18-20 हजार। तो ये बीएसपी की सीट थी। आपको याद दिला रहा हूं कि यहाँ से 2013 में और बीएसपी का उम्मीदवार जीता उषा चौधरी और कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पे रही। आज उषा चौधरी कांग्रेस की मेंबर बना ली गई इस चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के समय। और उषा चौधरी जी जब 18 के चुनाव बीएसपी वहां हारी, जुगल किशोर जी जीते, उषा जी कमलनाथ और राहुल जी के साथ मंच साझा करने लगी और बीएसपी का जो वोट था वह
एकदम से उपचुनाव में बीएसपी खड़ी नहीं होती। जी उपचुनाव में यूपी में नहीं खड़ी होती तो मध्य प्रदेश में क्या लड़ेगी वो? जी तो उपचुनाव वो लड़ी नहीं। कमलनाथ जी पहले से कहते हैं मायावती मेरी बहन है और मैं उनसे गुपचुप जुगाड़ लगा लेता हूँ। पिछली बार तो सौदा पटा नहीं था 18 के चुनाव में, जी उसने ज्यादा सीट मांगी, 800 करोड़ रुपए मांगे, कमलनाथ जी नहीं कर पाए। पर इस बार उपचुनाव में मेरे रह गांव में बीएसपी जो नंबर 2 की पार्टी थी वो चुनाव नहीं लड़ी। जी और बीएसपी का जो वोट था मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गया कांग्रेस के पक्ष में, जो अनुसूचित जाति का वोट था। और इत्तेफाक से उन्होंने कैंडिडेट भी अनुसूचित जाति में चौधरी समाज को दे दिया। जी बागरी समाज के भले जुगुल किशोर जी 5 बार विधायक रहे, पर जी बागरी समाज का वोट कुल वहां 10-12 हजार है। बागरी बाहुल्य कोई सीट नहीं हो। वो तो जुगुल जी पूरे सभी समाज को साथ में लेकर के और चुनाव जीतते थे और अच्छे वोटों से जीते। इसलिए मेरा कुल इतना ही कहना है कि बीएसपी के कारण, बीएसपी की अनुपस्थिति और बीएसपी बीएसपी का प्रतिष्ठापित नेता पूर्व विधायक जो लगातार 30 साल बीएसपी को खड़ी करती रही, उषा चौधरी, जी वो कांग्रेस में जाने के कारण ये सीट हम 2-4-6 हजार वोट से, तो 6 हजार वोट का तिवारी जी खेल जब था, सबको तोड़ छह रहे हजार थे, वोट अगर सुलोचना अपोज ले रावत को ला लेता रहे थे, तो शिशुपाल अब यादव को ला रहे थे, तो उषा चौधरी इतनी महत्वपूर्ण थी तो उनको ले आके खड़ा कर देते। सवाल ये नहीं था वो लाने ले आने का। जो अभी चुनाव की बात अपन कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको एक लाइन दी कि चुनाव हम जो वहां लूज कर गए, अब जी ले आने लाने की बात, ले आने लाने की बात ये थी कि वहां पर हमारे पास देखिए जीवित विधायक था, कोई नहीं जानता कि कौन कितने दिन जीवित रहेगा, है ना। और 18 हजार 20 हजार से जीता हुआ विधायक था मेरे पास 5 बार का। और इसलिए वहां हम, हमारे यहाँ कोई खाली वैकेंसी नहीं थी। लेकिन कमलनाथ तिवारी जी जी के क्या पास कोई सिर्फ काम एक नहीं था, यही वजह है राहुल कि भैया बसपा के पास कोई बसपा का वोट कैंडिडेट बैंक नहीं आप था, नहीं साध पाए, कांग्रेस या में फिर गांव जो में अंतर खत्म हो कलह गई थी थी। वहां पर, या फिर एक वजह जी ये भी है कि बिंद ने जो छप्पड़ फाड़ के दिया आपको समर्थन भाजपा को, उसके मुकाबले उसको वहां प्रतिनिधित्व भी नहीं मिला। नहीं नहीं, ये सब मेरी समझ में कोई वजह नहीं थी। राजेंद्र शुक्ला इस चुनाव में पूरे समय लगे रहे, सतना में रहते रहे, वो रीवा छोड़ के। जी सरदेन तिवारी है मेरे अच्छे नेता है, युवा नेता, जिन्हें राहुल को चुनाव हराया है, वो इस सीट में लगे रहे। बिसाहू लाल जी इस सीट में लगे रहे, ब्रजेंद्र सिंह जी इस सीट में लगे रहे। और इसलिए हमारे पार्टी के प्रदेश के मंत्री हैं राजेश पांडे जी, वो लगे रहे। मुख्यमंत्री जी ने अथक मेहनत की। पर ग्राउंड में जो था वो बीएसपी का जो वोट था, बीएसपी के कांग्रेस में मर्ज हो जाने के कारण उस सीट में, और ये स्थिति बनी है 23 में। हम इस और ये सीट भी को मानना पड़ेगा ना इससे तिवारी जी कि महिलाओं के 23 अपमान में वाले जो मुद्दे आप उठाते हो, चाहे आइटम हो चाहे चश्मा कांड हो, दोनों नहीं फलते आपको। महिलाओं से संबंधित अपमान के जो मामले उठाते हो फलते नहीं है आपको। इस नहीं नहीं इस तरह की सिगुफेबाजी, इस तरह की बर्निंग हेडलाइंस अपन भी बनाते रहे हैं अखबारों में, मीडिया में, इनसे कोई फर्क वोट में नहीं पड़ता। मोटा समीकरण ये है। और वैसे तो 100 कारण अपन है हारने के, और 100 कारण होते हैं जीतने के, जी मैंने आपसे पहले विनती करी है। पर मोइन जो वोट का समीकरण है, गिनती का, वो समीकरण मात्र इसलिए चाहे कमलनाथ खुश हो जाए और चाहे राहुल सिंह जी, ये राहुल सिंह जी समझ लें कि वहां पर बीएसपी का जो वोट था, बीएसपी के चुनाव न लड़ने से, मैं नहीं कहता कि अकेले उषा चौधरी का, जी बीएसपी का कैंडिडेट भी होता लेकिन आपकी तो वहां सरकार 15-20 इतने हजार वोट से दावे चुनाव। करती है कि जो गरीब तबका है, जो शेड्यूल कास्ट है, उसके लिए तमाम योजनाएं, फिर भी ये वोट बैंक आप साध नहीं पा रहे, सिर्फ बीएसपी में चला जाता है, इस वजह से फायदा मिल जाता धीरे है। धीरे वो भी समझ में आ रहा उनके। अब जी मायावती तो उत्तर प्रदेश में साफाई हो रही है धीरे धीरे। और इसलिए अभी तो कहीं ना कहीं एक वर्ग मायावती जी के साथ पूरी ताकत से है, आप मुझसे ज्यादा जानते हो। जहाँ है मध्य प्रदेश में उसका असर नहीं है, पर यूपी में आज भी अनुसूचित जाति वर्ग उनके साथ है, वही उनका पूंजीगत वोट है। और ये बॉर्डर का एरिया है यूपी का, सतना और ये कुछ ग्वालियर क्षेत्र में भिंड मुरैना, और इसलिए यहाँ पर बीएसपी के कुछ सीटों पर असर रहा है। बीएसपी के 5-5 विधायक जीत के आए थे 2003 में, जी जब दिग्विजय सत्ता का पतन हुआ था। 5 सीटें थी बीएसपी हाउस के अंदर, और वो सारी की सारी बीएसपी
कांग्रेस ने खरीद ली। हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने सत्ता का उपयोग किया, धन बल का उपयोग किया। कमलनाथ ने बीएसपी को विकसित कर लिया, जी बीएसपी वोट को। वो हमारा परंपरागत वोट था नहीं, चलिए। और इसलिए सूर्यकांत कांग्रेस की जी, तरफ वो चला जिस गया। तरह से आप कुल तिवारी एक जी को भी वजह सुन है, रहे थे, ये व्यक्तिगत आप कह रहा हूँ। जी सूर्यकांत जी, एक तो 3-1 जी से मैच जीत गए हैं शिवराज जी, उन्होंने फिर अपना लोहा मनवा लिया और संदेश दे दिया उन लोगों को जो सपने देख रहे थे कि उनकी विदाई हो जाएगी। और क्या इस चुनाव में आपको लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना जैसी जो मुद्दे बात कर रही थी कांग्रेस, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में गई थी, वो मुद्दे कारगर नहीं रहे, या जनता ने मान लिया कि महंगाई कोरोना की वजह से और सरकार ने जो संसाधन उनको उपलब्ध कराए, चाहे अनाज देने से हो, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, उस पर भरोसा किया, कांग्रेस की बात पर नहीं किया? नहीं, स्वाभाविक रूप से आपको बता दें, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर भाजपा की शिवराज सरकार के कामकाज और संकट के समय उनके द्वारा जिस तरह से लोगों को मदद पहुंचाई गई और केंद्र सरकार द्वारा भी मदद की गई, वो भारी पड़ी है। इसमें सबसे बड़ी जो बात है, वो बात है भाजपा के मुकाबले कांग्रेस का प्रचार सुस्त होना। आप देखिए, भाजपा के बड़े से बड़े नेता जो मध्य प्रदेश में हैं, चाहे शिवराज जी हो, चाहे बीडी शर्मा जी हो, या अन्य मंत्रिमंडल के जो वरिष्ठ सदस्य हो, उन सबको भाजपा ने चुनावी प्रचार में उतार दिया था। और चुनावी प्रचार के साथ साथ उन्होंने उस क्षेत्र के समीकरणों का भी ध्यान रखा। तो भाजपा चारों तरफ से कांग्रेस पर भारी पड़ रही थी। प्रत्याशी की घोषणा करने में भले ही कांग्रेस आगे रही हो, लेकिन चुनाव प्रचार में कांग्रेस पूरी तरह से भाजपा से शुरुआती दौर से जो पिछड़ी, वो पिछड़ती ही चली गई। और इसमें खास बात एक और है, आप देखिए कांग्रेस के जितने बड़े चेहरे हैं, अगर कमलनाथ जी की सभाएं छोड़ दें और एक दो दौरे अगर छोड़ दें अन्य नेताओं के, तो ऐसा लगा ही नहीं कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है और कांग्रेस उन्हें उतनी गंभीरता से ले रही है जितनी गंभीरता से भाजपा लेती है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस यदि रणनीतिक रूप से मजबूत होकर जाती, मेहनत करती, तो परिणाम कुछ और होते? निश्चित रूप से इसका आपके सामने उदाहरण है रेगांव सीट। और कांग्रेस विधानसभा रेगांव सीट की तो तिवारी जी को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है, तो जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के पाले में चला गया कमलनाथ जी के ये कहने पर कि मायावती उनकी बहन है। तो आपको लगता है कि ये वोट बैंक कांग्रेस के पाले में लौट रहा है? और दूसरा, आदिवासियों से जो पिछले चुनाव में हमने देखा था, जो छिटक गए था भाजपा से, इसके कारण कम सीटें आई थी, वो जोबट के माध्यम से आपको वापस आता दिख रहा है? नहीं, निश्चित रूप से आपको बता दें, तिवारी जी जो कह रहे हैं, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि बसपा का वोट बैंक कांग्रेस को गया है। आप देखिए, जो भी सीट जोबट की अगर आप बात कर लें, तो जोबट में भाजपा ने कांग्रेस से आयतित प्रत्याशी पर दांव लगाया। उनका सॉरी, पिछले चुनाव में सुलोचना रावत के बेटे ने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था और 30,000 मत प्राप्त किए थे। अगर 30,000 मत उनको जोड़ा जाए और भाजपा का जो परंपरागत मत है उसे जोड़ लिया जाए, तो यह जीत कहीं बड़ी और अधिक मतों से होनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी तुलना करें तो कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस ने वहां पर अच्छा मुकाबला किया है। लेकिन और भी इसमें जो मुद्दे रहे, भाजपा ने वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को आयतित बताया, वो अलीराजपुर के रहने वाले हैं, बाहरी प्रत्याशी बताकर मुद्दा बनाया और भाजपा इसमें सफल रही है। और इसी तरह रेगांव में कांग्रेस सफल रही है। कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी को सतना में रहने का बताकर उन्हें बाहरी बताने का प्रयास किया और उसका प्रभाव यह हुआ कि कांग्रेस वहां सफल रही है। अब अगर आप अन्य सीटों की बात करें, अगर आप पृथ्वीपुर की बात करें, तो पृथ्वीपुर में चुनाव पूरा अलग था। लेकिन यह बात सत्य कि रणनीतिक रूप से भाजपा वहां सफल रही है। भाजपा ने वहां पर उन क्षेत्रों पर फोकस किया है जो कभी भी भाजपा को चुनाव में जीत वाले साबित नहीं हुए हैं। उन क्षेत्रों को फोकस कर। लेकिन सूर्यकांत जी, जब देश भर में विपरीत परिस्थितियां हो भाजपा के लिए और अन्य जो लोकसभा चुनाव हो, उनकी मंडी सीट भी चली गई जो भाजपा की थी, इसके बावजूद यदि मध्य प्रदेश में परिणाम उनके आशा अनुरूप आ रहे हैं या उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है मध्य प्रदेश में ऐसा, या तो नेतृत्व में है या संगठन की कौशल में है। सूर्यकांत जी, एक्चुअल में क्या है, मध्य प्रदेश की तासीर और वहां की तासीर में अंतर है। उसकी वजह है, खंडवा लोकसभा सीट अगर भाजपा जीती है तो यह बात सत्य है कि जीत होती है।
और जब चुनाव में जाता है आदमी, युद्ध में जाता है, तो साम दाम दंड भेद चारों चीजों को अपनाता है और जीत जीत होती है। लेकिन खंडवा में कांग्रेस ने उसी समय हार मान ली थी जब उन्होंने वहां पर सबसे प्रबल दावेदार अरुण यादव को चुनावी मैदान में उतारने से मना कर दिया था। ठीक है, अरुण यादव ने बाहर आके कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, किसी नए चेहरे को आगे आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। लेकिन वास्तविकता सारे लोग जानते, वास्तविकता यह है कि अगर वो आज चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे तो जब सीट खाली हुई उसके बाद से लगातार क्यों मेहनत कर रहे थे, गांव-गांव जाकर तो लोगों से आपको मिल रहे लगता है थे। कि यदि कांग्रेस सही निर्णय लेती, रणनीति सही बनाती, तो परिणाम दूसरे होते? ये भाजपा की जीत नहीं है, कांग्रेस की रणनीतिक चूक है। निश्चित रूप से कांग्रेस इन उपचुनाव में पूरी तरह से रणनीतिक रूप से चूकी है और कांग्रेस की यही वजह है कि 3-1 से हार हुई है। अन्यथा यह माना जा रहा था कि खंडवा सीट पर अगर अरुण यादव चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होती और और ये लगभग भी तो हो यही हाल। सकता था, खंडवा में यदि हर्ष चौहान होते तो ज्यादा मार्जिन से जीत जाते, ऐसा भी तो हो सकता था। नहीं, नहीं हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, लेकिन हर्ष चौहान के चक्कर में इन्होंने रेगांव सीट को गंवा दिया क्योंकि हर्ष चौहान को टिकट नहीं देना था, इसलिए वहां पे इन्होंने एक नए चेहरे को उतारा मैदान में और उसके परिणति आपके सामने है कि क्या हुई। उसकी परिणति ये हुई कि रेगांव सीट इन्हें हारनी पड़ी। रेगांव परंपरागत सीट थी और रेगांव में अगर आप किसी को टिकट देना था तो आप उनके परिवार से देते, नहीं देते तो स्थानीय नेता को देते। जिन्हें इन्होंने टिकट दिया वो सतना में रहती है, सतना में रहकर राजनीति करती है, जिला महामंत्री पद के कार्य पद पर हैं। और जब सतना का व्यक्ति आके वहां लड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से विपक्षी दल उसे मुद्दा बनाएगा और वहां पर कांग्रेस इस मामले में सफल रही है और इस जीत का श्रेय साथ में कांग्रेस के नेता अजय सिंह को भी जाता है। वो परमानेंट वहां डेरा डाले रहे, खुद चुनाव रणनीति बनाते रहे और उस पर अमल करते रहे। और अगर तिवारी आप जी, खंडवा की बात, जिस दमोह पैटर्न की बात बार बार कांग्रेस करती थी, वो दमोह पैटर्न तो समझ में नहीं आया, उसी पैटर्न पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन दमोह से एक चीज तो थी, भाजपा ने सबक लिया था। मुझे लगता है रेगांव से भी सबक लेने की जरूरत है तिवारी जी। निश्चित रूप से तिवारी जी, जी भाई साहब, दमोह से आपने सबक लिया था, लेकिन अब लगता है कि रेगांव से भी सबक लेने की जरूरत है। नहीं, हर पल सबक लेने की जरूरत है भाई साहब। आपका सुझाव बहुत बढ़िया है। हर हर पल सबक लेने की जरूरत है और निश्चित रूप से हार की समीक्षा होगी, पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। और मैंने आपको पहले बताया, आदरणीय चतुर्वेदी जी हमारे कह रहे हैं कि वो प्रतिमा वागरी सतना की थी, बाहर की। ये भी एक कारण था कि रेगुलर उनका क्षेत्र नहीं था। और उनकी जानकारी के लिए बताऊं, प्रतिमा बागरी की माता जी वहां से जिला पंचायत सदस्य रह चुकी थी। प्रतिमा बागरी स्वयं वहां सरपंच का चुनाव लड़कर के हार चुकी थी और प्रतिमा बागरी की सारी खेती और परिवार जो मायके पक्ष का है वो वही रहता है और ससुराल पक्ष का भी। सतना में भी अमूमन ग्रामीण अंचल के सभी लोगों ने, जिनके पास पैसे हैं थोड़ी से, उनने शहर में घर बना लिया, एक फैशन चला है। पर ये सच कह रहे हैं चतुर्वेदी जी कि वो रेगांव के कोई निरंतर संपर्क में नहीं थी और आम जनता में भी एक नई युवा नेता थी। मैं नहीं सोचता हूँ कि प्रतिमा जी में कोई कमी थी। मेरा कुल कहना है कि बीएसपी, मैं चतुर्वेदी जी की राय को मानता हूँ, वो तटस्थ व्यक्ति है, मेरे मार्गदर्शक है, पर मैं फिर भी ये दुस्साहस कर रहा हूँ कहने का कि वहाँ जो अनुसूचित जाति का और कुशवाहा समाज का वोट था, बिंद क्षेत्र जातिगत का, आप जानते हैं आदरणीय चतुर्वेदी जी कि कितना बड़ा तमाशा यहाँ रहता है। और ये जो दो वोट था, एक तो जो कांग्रेस के विधायक सुखलाल वहाँ के बेटे सिद्धार्थ, और दूसरा जो है उनके कारण कुशवाहा वोट पहले से बीएसपी का था। पहले सिद्धार्थ भी बीएसपी में थे, इनके पिताजी भी बीएसपी में थे और वो पूरी की पूरी बीएसपी सिद्धार्थ के रूप में भी और उषा चौधरी के रूप में भी, जो वहां की लीडर थी, 30 साल से काम खड़ा किया था, वो आ गई। और इस कारण से वहां हमारे ये जो जीत हुई है, ये शिवराज जी के विकास कार्यों की, कल्याणकारी योजनाओं की, केंद्र सरकार की नीतियों की। कोरोना के बारे में कांग्रेस कहती थी कि हमने कुछ नहीं किया, जनता ने दिखा दिया। क्योंकि ये विधायक जिनका चुनाव हुआ मृत्यु के बाद, ये बेचारे कोरोना में गए थे
बिल्कुल। आदरणीय ब्रजेश सिंह जी करोड़ा में गए थे, आदरणीय कलावती जी करोड़ा में गई थी, जुगुल जी भी करोड़ा में गए थे। लेकिन जिस तरह और से इस जनता नाते ने अभी बढ़िया बात आपको कही चतुर्वेदी चुना जी ने है, उससे कि साफ कहीं ना है कि कहीं जनता ने करोड़ा में मान जो लिया है सहारा मिला कि सरकार, आपने बेहतर काम और किया। सरकार ने जो जन कल्याण की है उसकी जीत है, शिवराज जी की जीत है, मोदी जी की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। रहेगांव हम चुके हैं, आपके सुझाव को हम सिर मत्थे लेते हैं, वहां से भी हम सीखेंगे और दोबारा रहेगांव जोड़े वोट से जीतेंगे। आदरणीय ब्रजेश जी अपनी व्यक्तिगत डायरी में लिख लीजिए। लेकिन तिवारी जी, आप बार बार कह रहे हैं कि बसपा वोट बैंक जो था उसकी वजह से ये हार हुई है। यदि 2023 में इसको इन चार चुनावों को सेमीफाइनल के रूप में हम देख रहे थे, बात हो रही थी कि चारों क्षेत्र में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के चारों तरफ से हो रहे हैं, तो एक तरह से जनता का मत सामने आ जाएगा। यदि बिंद का ये रुख है तो ये मानिए आप कि यदि 2023 में कांग्रेस गठबंधन करती है बसपा से, तब क्या परिस्थिति होंगी? कि कोई बिंद का रुख नहीं है और न बिंद की बात है। ये वहां के कुछ स्थानीय समीकरण इस ढंग के बने। मैं सुधाकर जी से मदद चाहूंगा, आदरणीय चतुर्वेदी जी से। उपचुनाव और आम चुनाव में बहुत अंतर होता है। जब आप 2023 की बात कर रहे हैं, उस 2023 का बहुत अंतर होता है। और उपचुनाव, मैं आपसे विनती पूर्वक हूँ, आप माने कि कांग्रेस के पास वर्तमान में न नेता है। अभी चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि कमलनाथ को छोड़ करके अजय सिंह लोकल नेता है हमारे संभाग के, वो पड़े रहे। बाकी कांग्रेस के पास न नेता है। तो बड़ी बात ये नहीं है, नेता नहीं है, नियत नहीं है, नीति नहीं है। और जो बचे खुचे नेता है वो आपसी आदमी संघर्ष में ऐसा उलझे हुए हैं। अभी आदरणीय चतुर्वेदी जी ने बताया कि खंडवा तो आप उसी दिन हार गए थे जिस दिन अरुण यादव ने जो है तो चुनाव लड़ने से मना किया था। और फिर आप ढूंढ के भी लाए प्रत्याशी, तो वो प्रत्याशी ढूंढ के लाए जो प्रत्याशी ताश की गड्डी के बाहर हो गए थे। आदरणीय राजनारायण सिंह पुरनी मेरे साथ विधायक रहे और अच्छे नेता है, पर वो लेकिन वो चुनाव ताश की लड़ना गड्डी बंद से कर बाहर हो गए चुके थे, थे। इसके बावजूद उनने भी अपने मार्जिन बेटे कितना को कम कर पिछला दिया चुनाव उनने। विधानसभा का अन्नदाता से तिवारी जी, लड़ाया था और वो तिवारी बेटा जी, चुनाव हार गया था। और तिवारी जी, इसलिए इतने कांग्रेस कैंडिडेट और रणनीति, जैसा उन्होंने कहा आदरणीय चतुर्वेदी जी ने, ये कारणों से तिवारी जी, सारे चुनाव लेकिन हारी। इतने और पुराने उसकी चावल वजह साबित थी हुए कि पुरनी जी। कांग्रेस किया नहीं, सिर्फ ट्विटर ट्विटर कहीं मदद में नहीं दिखे, न बाढ़ के समय, न कोरोना के समय, और न किसी जन समस्या के आंदोलन में। और बीजेपी से जितना बना उसने जी जान लगा करके लोगों को सेवा की। 6,000 रुपए पूरे देश में मोदी जी दे रहे किसानों को, अकेला मध्य प्रदेश 10,000 दे रहा है। और कमलनाथ के मंत्री रोते रहे खजाना खाली है, बीमे का राजस्व तक जमा नहीं किया। शिवराज जी आते ही महीने भर के अंदर बीमा का 2,2900 करोड़ रुपए जमा किया और किसानों के खाते में पैसा आ गया। चलिए सूर्यकांत जी, सूर्यकांत जी, हमने देखा कि हिमाचल में भाजपा की सरकार है, लेकिन वहां पे पार्टी को वो सफलता नहीं मिली, एंटी इनकम्बेंसी चली। लेकिन मध्य प्रदेश में वो जो कहते हैं कि ना, उपचुनाव में जब भी उपचुनाव होते हैं सत्ताधारी दल को फायदा होता है, निश्चित तौर पर होता है। लेकिन भाजपा में ही हम देखें, हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। तो यहाँ शिवराज पर आज भी भरोसा है लोगों को? नहीं, स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार और शिवराज जी के चेहरे पर आज भी ग्रामीणों को भरोसा है, लोगों को भरोसा है, क्योंकि वो आम खुद एक सीएम की तरह नहीं होते हैं। वो जब जनता के बीच जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो लगता है जनता को कि वो हमारे बीच के आदमी हैं और सहज और सरल है। दूसरा बात आपको कहें, कई बार स्थानीय समीकरण ऐसे होते हैं जिन समीकरणों पर प्रत्याशी फिट नहीं बैठता है, तो उसकी वजह से सत्तारूढ़ दल के खिलाफ परिणाम आते हैं। आप इसका उदाहरण भी आपके सामने मध्य प्रदेश में दमोह से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जो भाजपा का गढ़ था, उस भाजपा के गढ़ में जब समीकरणों पर भाजपा का प्रत्याशी फिट नहीं बैठा और कार्यकर्ताओं के विपरीत जाकर प्रत्याशी उतारा गया, ये भी तो हो सकता है ना सूर्यकांत जी। दमोह पैटर्न की जो बात कर रही थी कांग्रेस, उसी मुगालते में रह गई। दमोह पैटर्न के मुगालते में रह गई कांग्रेस, कि जनता वर्सेस भाजपा का मुकाबला होगा। नहीं ब्रजेश जी, कांग्रेस सिर्फ मुगालते में रह गई, क्योंकि वहां पर जनता वर्सेस भाजपा चुनाव हो गया था, प्रत्याशी वर्सेस जनता चुनाव हो गया था।
इसकी वजह से वहां पर भाजपा को हारना पड़ा। लेकिन कांग्रेस आत्ममुक्त हो गई उस चीज से और उसे लगने लगा कि उसने जो वहां पर पैटर्न अपनाया है वो सफल हो गया है, उसकी चलिए। रणनीति सफल हो गई है, जबकि तो ऐसा नहीं था। कांग्रेस मुगालते में अगर रही, इस कारण उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम कोई मुगालते में नहीं है, क्योंकि समय पूरा हो गया है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस मुगालते में रही, दमोह पैटर्न की जो बात करती रही बार बार कि दमोह पैटर्न से हम चुनाव लड़ेंगे, दरअसल वो दमोह पैटर्न कोई अभी तक सामने नहीं आया। कांग्रेस को लगता था जनता बनाम भाजपा का मुकाबला होगा। महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना काल में जो समस्याएं आई उसके कारण जनता में नाराजगी होगी, लेकिन वो नाराजगी उनके फायदेमंद साबित होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कोई मेहनत नहीं की, ना रणनीति बनाई, ना कोई मैदान में लोगों के आक्रोश को भड़काने का काम किया। और शिवराज जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो प्रदेश के नेता हैं और जीत कर ही दम लेते हैं, पूरे लक्ष्य को साध कर चलते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं। वैसी मेहनत करते हुए कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।